अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ईज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हूं जो हो सकता है कि आपकी कुंडली में भरे ना हो, पर ये नवांश कुंडली में भी देखने वाला कार्यक्रम होगा कि आखिर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किस राशि में बैठे हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि और कन्या राशि में यानी कि बुध की राशि में बैठे हैं और उन पे विभिन्न ग्रहों की दृष्टि जब पड़ेगी तो उनका प्रभाव और प्रतिफल कैसा मिलने वाला है, इसी विषय के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगर देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि में बैठे हों और उन पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाती हो, मतलब ये देवगुरु बृहस्पति कहीं भी बैठे हैं 3 और 6 नंबर की राशि में और उन पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छे पुत्र का पिता बनता है। क्या बात कही? अगर देवगुरु बृहस्पति 3 और 6 नंबर की राशि में बैठे हों किसी भी भाव में, इनमें से किसी भी भाव में, और उस पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छे पुत्र का पिता होता है। ऐसा, और इस तरह ही नहीं, वो व्यक्ति अपने धन का सुयोग व्यय ढूंढता है। वो व्यय करने से पहले निश्चित रूप से ये देख लेता है कि वो धन जहां व्यय कर रहा है वो कैसा है और कितना उत्कृष्ट जगह पे उसके धन की खर्च की गति बन रही है। इसके साथ साथ ये व्यक्ति को उत्कृष्ट ख्याति संपन्न, विधाता की दृष्टि में विधाता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, धर्मार्थ आचरण करने वाला, अपने लोगों में प्रपंच न करने वाला, कभी भी किसी के साथ बहुत ज्यादा उलूल जुलूल बातों में अपना वक्त ना नुकसान करने वाला होता है। इसके साथ साथ वो महान धार्मिक कृत्यों को करने वाला, सामाजिक कृत्यों में और गतिविधियों में लिप्त रहने वाला, हमेशा ही अच्छे लोगों के संपर्क और अच्छे लोगों से अपनी मैत्री करने वाला भी होता है। उसके पुत्र के कारण उसके ख्याति के प्रभावों में और भी वृद्धि होती है और निस्संदेह वो धनवान और सुखी भी होता है। अगर गुरु बुध की कन्या या बुध की मिथुन राशि में बैठे हों और उस पे सूर्य की दृष्टि हो, तब ये बात बनती है। ये पहला सूत्र जो सूर्य के दृष्टि के कारण बनता है। अब दूसरे सिद्धांत पे लेके आता हूं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अगर देवगुरु बृहस्पति मिथुन या कन्या राशि के बैठे हों और उस पे अगर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, मतलब चंद्रमा यहां से देख लें, तो ये व्यक्ति को उपकारी बना देते हैं। अब वो अपने नुकसान को भी पीछे रखता है, सामने वाले के फायदे को पहले देखना चाहता है और किसी भी स्थिति में वो अपना इमोशनल अटैचमेंट छोड़ना नहीं चाहता है। वो सबके साथ उसकी जो मैत्री होती है वो बड़े ही खुशहाल माहौल में बनती है और उसका एंड हमेशा ही अच्छा वाला होता है। ये गुरु की दृष्टि, गुरु का जो संबंध है वो मिथुन और कन्या में बने और चंद्रमा की उस पर दृष्टि पड़ जाए, तब ये बात बड़ा ही अच्छा और सुहृद नेचर का व्यक्ति होता है और पौराणिक चीजों को पकड़ पकड़ करके संभाल करके रखने वाला होता है। सबके साथ स्नेहपूर्ण संबंधों को विकसित करने वाला होता है। क्लियर है? अब बात तीसरे सूत्र की करेंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति मिथुन और कन्या राशि के बैठे हों और उस पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, हठी होगा, क्रोधी होगा, जिद्दी होता है, अपने पराक्रम के आगे किसी की सुनता नहीं है और हमेशा ही संग्राम मतलब युद्ध करने के लिए लालायित रहता है। प्रतियोगिता में कभी हारने की उसकी स्थिति नहीं बनती है, वो कभी भी हारना नहीं चाहता है और रणनीतिकार होता है। वो राजनीति करता है और उसकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। कितना भी भारी सामान कह दो तो उठा करके किसी भी जगह पे ले जाकर के पहुंचा देगा और अपने पराक्रम पे उसको इतना भरोसा होता है कि अगर व्रण युक्त शरीर भी लेकर के बैठा है, रोग युक्त शरीर भी लेकर के बैठा है, तो भी उस काम को करने और अंजाम तक पहुंचाने की पूरी क्षमता रखता है। ऐसे सिर्फ मंगल की दृष्टि कर लेने से ऐसी बातें बनती हैं।
अब चौथे सूत्र पे लेके आता हूं। अगर देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि में बैठे हों, मतलब कन्या और मिथुन के, और उस पे बुध की ही दृष्टि पड़ जाए, तो इसका अर्थ होगा कि अब वो बुध की राशि बलवान हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुंदर लेखने वाला, गणितज्ञ, तार्किक बुद्धि, पत्नी सुंदर और श्रेष्ठ बुद्धि वाली, और इसके अतिरिक्त उसके बहुत सारे सुख मिलने वाले होते हैं, जैसे संतान, जैसे सुहृद नेचर होने के साथ साथ वो समतुल्य भाव रखने वाला होता है, किसी से भी मैत्री करना चाहता है, सुखपूर्वक संबंध विकसित करना चाहता है। और यही नहीं, वो बड़ा ही ज्ञानी और संपन्न धन वाला होता है। धन संपत्ति की कमी और ऐश्वर्य की कमी उसको नहीं होती है। हमेशा ही राजा की छत्र छाया उस पर बनी रहती है, और सरकार का संबंध, बड़े लोगों का आदर वो भी करता है, और वो सामने वाले लोग भी उसका सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बना करके रखते हैं। ऐसे बुद्ध की दृष्टि अगर पड़ जाए देवगुरु बृहस्पति पर, तब ये बात लागू होती है। मतलब राशि का अधिपति अगर राशि को देख लेगा तब ये बात अच्छी होती है। मतलब अगर देवगुरु बृहस्पति ऐसे बैठे हों और विभिन्न ग्रहों की दृष्टि जब पड़ती हो, तो ये इस तरीके के परिणाम निकल करके सामने आते हैं। तो कई बार हम लोग सिर्फ इस बात पे ही अटक जाते हैं कि ये ग्रह यहां बैठा तो ऐसा बनाया, पर उसके अन्य ग्रहों के साथ जो बनने वाले संबंध हैं वो भी जातक को बहुत हद तक और काफी हद तक प्रभावित और फल देने वाले होते हैं। अब चौथे सूत्र पे लेके आता हूं, चौथे या पांचवें पे लेके आता हूं। अगर देवगुरु बृहस्पति मिथुन और कन्या राशि में बैठे हों और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति व्यवसायिक बुद्धि का होता है। अब वो अपने लाभ और हानि को सोचने और विचारने वाला होता है, सुंदर पत्नी का भोग करने वाला होता है, अच्छे मित्र उसके होते हैं, वो स्वयं भी बड़ा अनुभवी और ज्ञानी होता है। किस स्थिति में कौन सा पग उठाना है उसे बहुत अच्छे तरीके से पता हो, और साथ ही साथ वो सुंदर नेचर का तो होता ही है, सुंदर स्वभाव के साथ साथ वो सुंदर बुद्धि के साथ साथ सुंदरता का प्रतीक भी बन जाता है समाज में। वो बड़ा सुंदर होता है, देखने में बड़ा अच्छा, और उसके नखरे बड़े होते हैं। कई बार वो अनुभवी होता है और उसको संभाल पाना कई बार मुश्किल भी होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान बहुत अधिक हो जाए। लेकिन अगर सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में अच्छा है, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में अच्छा है, शुक्र की दृष्टि जन्म कुंडली में गुरु को बन रही है और मिल रही है, तो निस्संदेह ये एक अपने आप में राजयोग बना देता है और व्यक्ति को कई तरीके से धनवान बनाने की स्थिति में ले जाकर के छोड़ देता है। और उसका धन कभी भी नष्ट प्राय नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उसका ज्ञान हमेशा ही अर्जित रहता है और वो बना करके उसको रखने की शक्ति उसके पास होती है। ऐसा गुरु के ऊपर अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तब ये बात होती है। अब बात शनि की करते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति मिथुन और कन्या राशि के बैठे हों और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति राजनीति का प्रतिपालक होता है। राजनीति करने वाला, ग्राम का मुखिया, प्रधान हो, क्षेत्र का प्रधान हो, पदस्थ अधिकारी बने, श्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है, न्यायिक होता है, मंडल का अध्यक्ष होता है, धनाध्यक्ष होता है, धनपति होता है, कुबेर की भांति धनवान होता है, राजा का सुख प्राप्त करने वाला, सरकारी संपत्तियों का सुख भोगने वाला, सरकारी पदस्थ अधिकारी बनने का योग उसकी कुंडली में बन जाता है बस। और यही नहीं, बड़प्पन वाला होता है, उसकी पद और उसकी प्रतिष्ठा बड़ी ही गंभीर और श्रेष्ठ होती है। साम्रांत तो नहीं कहूंगा, पर श्रेष्ठ होती है, बड़ी अच्छी होती है, कहने का अर्थ है। मतलब अगर गुरु मिथुन और कन्या राशि के बैठे हैं और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ज्यादातर फायदा और लाभ व्यक्ति को सरकारी संपत्ति से होती है, और सरकारी पद वृद्धि के योग ये कुंडली में बना देते हैं। ये कुछ ऐसे सूत्र थे जो मैंने आपको बताए। ये छोटा कार्यक्रम था, सोचा आपको जल्दी से बता दूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, हे अर्जुन, जो भी यज्ञ और जो भी कृत्य किसी दूसरे को दिखाने के लिए और बड़ बोलेपन की स्थिति से युक्त होकर के किए जाते हैं, उसे आप राजसिक समझो। मतलब राजसिक गुणों का प्रभाव वहां ज्यादा होते देखा जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपकी कुंडली में गुरु कहां बैठे हैं और उनको कौन देख रहा है? अगर कोई नहीं देख रहा है तो फिर गुरु अपना यथोचित परिणाम देते रहेंगे, और लेकिन अगर कोई इन्हें देख रहा हो, राहु और केतु के बारे में ग्रंथों में नहीं बात की गई है। इतनी ही बात। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।